वेलकम टू बालाजी आर्य। हम अब हम राजस्थान सरकार द्वारा जो सूजस मैगजीन लॉन्च होती है हर महीने, हम उसमें जो हाई क्वालिटी एमसीक्यू जो बन सकते हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको मिलेंगे। एक तो आरएस प्री में, या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 में, या फिर संगणक के, या जूनियर अकाउंटेंट के। एक चीज याद रखना, जो पेपर अभी आगे बढ़े हैं, जिनकी डेटें आगे बढ़ी है, उनके पूरे चांसेस है कि ना उनका करंट अफेयर जो इस समय जो है जनवरी से अक्टूबर नवंबर तक वहीं तक आएगा, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट तैयार ही हो गए थे। क्योंकि नॉर्मली जो पेपर की डेट तो आ ही गई थी, तो उसके एक डेढ़ महीने पहले पेपर तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ जो है पिछली बार भी हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। उसमें पेपर तो जनवरी में तैयार हो गया था, पर एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था। तो फरवरी के बाद जो है आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे नया आता है। तो लोगों ने जो है नया इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया, पर पेपर उन्होंने जो है उससे पहले का जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे था वो पूछा था। तो वहाँ से ये मैंने आइडेंटिफाई किया था कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का पेपर जो ऑलरेडी बन चुका है नॉर्मली वही ये लोग रखते हैं बहुत कम ही ये लोग चेंजेस करते हैं। तो इससे ये जो है आपके जो अभी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपको ये काम आएगा, और खासकर जो आपके आर एस प्रीलिम में है उसमें सूझे से लगभग जो है करंट अफेयर सेक्शन में ही जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 से 7 जो है आपको सूझत से ही मिल जाएंगे। तो इसमें लगभग जो है मैंने 22 एमसीक्यू कराए हैं, और इतने ही लगभग ये करके जो है मैं लगभग 50 एमसीक्यू के पूरा एक सेट बनाकर तो सूजस को हम कंप्लीट करेंगे। अगस्त तक हम कंप्लीट करेंगे, और सितंबर में अगर सूजस का मैगजीन अगर टाइम से पहले आता है तो हम जो है उसको भी देख लेंगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले। इसमें से आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा, और ये मेरे बारे में है। मैंने आर एस में 2 बार दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की है मैंने, और अभी जो है राजस्थान गवर्नमेंट में मैं सर्विस में हूँ। तो मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं। मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, जीआरएफ नेट जीआरएफ भी क्वालिफाइड हूँ मैं। तो एग्ज़ाम के जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसका मुझे पूरा अंदाज़ा रहता है, तो मैं उसी हिसाब से ही मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। तो इसमें आप ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, इसको आप पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है जन आधार प्राधिकरण। जो जन आधार के लिए जो एक प्राधिकरण, एक प्रशासनिक एजेंसी बनाई है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, रिको, आरएफसी, राज रिको। इसका ऑप्शन है राजकॉम इन्फो लिमिटेड। ये जो राज ये पूरा भी आ सकता है, राजकॉम इन्फो लिमिटेड। तो ये जो है जन आधार प्राधिकरण की प्रशासनिक एजेंसी है। अगला आपको मिलान करना है। देखो शेरगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, ये 12 में है। और सोमनाथ शिवालय पाली में, और हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर में। तो इनमें से कुछ भी आपको इंडिविजुअल भी आ सकता है कि हस्तशिल्प म्यूजियम जो है कहाँ बनाया गया है, जयपुर में है। सोमनाथ शिवालय, ये इस जो मंदिरों वाले हैं, इनका ज़्यादातर जो है आपको मिलान ही करवाएगा। और ये ऐसे ही मंदिर उठाते हैं जो करंट अफेयर में या सूजस में इनमें आता है। और ये शेरगढ़ फोर्ट 12 में है। अगला कुछ फेस्टिवल दिए थे सूजस में, और उनके प्लेसेस हमको मिलान करने हैं। तो मरु फेस्टिवल जैसलमेर में, ऊट फेस्टिवल बीकानेर में, हार बाड़मेर में, और पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव जोधपुर में, और राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल लिटरेचर भी जोधपुर में। इनमें से आप ये और पिछले वाले ऐसे कुछ कुछ जो है एक आध करके ये मिलान करवाएंगे आपसे। या तो इनका जो है सही मिलान पूछेंगे, या 4 ऑप्शन में से एक जो है पूछेंगे कि किसका मिलान गलत है। तो आपको याद रखना कि मरु जैसलमेर में, मरु प्रदेश तो बताइए आपको, जैसलमेर। और कैमल जो वुड का फेस्टिवल बीकानेर में होता ही है। थार, याद रखना थार वाला जो है बाड़मेर में है। 3 जिले ऊपर के कवर हो गए, ये बीकानेर, फिर नीचे का बीकानेर कवर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। और बचा फिर पश्चिमी राजस्थान का जो हस्तशिल्प है, तो उसका सबसे बड़ा केंद्र जो जोधपुर में ही बनेगा।
गहलोत जी ने अपनी जगह ही बना रखा है। और लिटरेचर फेस्टिवल भी उन्होंने जोधपुर में ही बनवाया है। अगला कुछ पर्सनैलिटी है जिनके जो है पनोरमा यानी कि मूर्ति बनी थी, मूर्ति स्थापित हुई थी, तो उनके जो है प्लेसेस बताने हैं हमको। एक जो है अमराजी भगत, जिनको जो है अनगढ़ बाबूजी। ये सवाल भी अपने में आ सकता है कि अनगढ़ बाबूजी जो है किनका नाम है। अमराजी भगत को जो है अनगढ़ बाबूजी भी कहते थे। तो इनका जो पेनोरमा है वो लगेगा भादेसर, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से लगभग जो 20-25 किलोमीटर दूर ये है भादेसर। वहाँ पे इनकी ये मूर्ति लगेगी। और पन्ना धाई, जिन्होंने जिन्होंने उदय सिंह जी को बचाया था बनवीर से, तो इनकी मूर्ति लगेगी पांडोली, चित्तौड़गढ़ में। तो पांडोली पन्ना धाय। अब ऐसे याद कर लेना, भगत सिंह का भी और भादेसर का भी चित्तौड़गढ़, और पांडोली का पी और पन्ना धाय का पी, इनको ऐसे मिला लोगे। और केसरी सिंह भारत तो आपको पता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा के ये थे। तो यही ये जो है पैनोरमा लगा है। अगला एक शब्द आया था सुजस में, जम्बूरी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो जम्बूरी शब्द आया था ये किससे रिलेटेड है। सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं जम्बूरी किससे रिलेटेड है, या फिर दूसरा पूछ सकते हैं कि ये जम्बूरी कहाँ आयोजित की गई थी। दो ही सवाल इस पे बन सकते हैं। तो इसका जवाब है, तो ये है नेशनल स्काउट गाइड मीटिंग। बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो इसका आंसर है जम्बूरी। जम्बूरी नेशनल स्काउट गाइड, जो एनसीसी वाले होते हैं बच्चे, जो अब आपने देखा होगा कि वो पुलिस की जैसी यूनिफॉर्म पहन के घूमते हैं बच्चे, तो उनकी जो है स्काउट गाइड कहते हैं उनको। और उनकी जो है मीटिंग हुई थी, और इसको जो है इस मीटिंग को जम्बूरी कहते हैं। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, यहाँ नीचे लिखा रखा है नीमली पाली। आपको ये प्लेस भी याद रखना है, नीमली पाली। पाली में जम्बूरी का ये मीटिंग आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, आपको पता है आरटीआई एक्ट 2009, 2010 से जो है इस ये काम स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो ये इंफॉर्मेशन देने वाले जो है इंफॉर्मेशन कमीशन, इनकी जो है इनकी जो है एक नई पीठ स्थापित हुई है। तो हमें जो बताना है कि ये पीठ कहाँ स्थापित की गई है। तो नई पीठ है मतलब एक पहले से भी होगी। तो ये फर्स्ट, अगर पूछे कि पहली पीठ कहाँ हुई थी तो जयपुर में। अब ये पूछ रहे नई, तो नई है जोधपुर में। तो जयपुर और जोधपुर दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सूचना आयोग की खंडपीठ या मेन पीठ बैठती है। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर। अगर नई पूछे तो जोधपुर, और पुरानी पूछे तो जयपुर। अगले दो स्कीम है और उनके जो है लॉन्च के प्लेसेस बताने हैं हमको। तो एक तो महंगाई राहत कैंप, आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा। तो ये जो है महापुरा, ये गांव है महापुरा, और ये सांगानेर में है। सांगानेर कहाँ पर है, जयपुर। जयपुर की तहसील सांगानेर, उसमें गांव महापुरा। तो यहाँ से जो है महंगाई राहत कैंप शुरू की गई थी। तो ये याद रखना, म से म मिला ना, महा महा महंग, ये तीन शब्द मैच भी हो रहे हैं। तो ये आपके ट्रिक के हिसाब से। और एक है कामधेनु बीमा योजना। इस महंगाई राहत केंद्र में 10 स्कीम लॉन्च हुई थी, तो उनमें से एक थी मैं कामधेनु। ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च हुई है, ये भी याद रख लेना कि लेटेस्ट यही है। तो ये जो है कहाँ कहाँ से लॉन्च हुई थी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा से जो है कामधेनु बीमा योजना लॉन्च हुई थी। अब हमें जो है स्कीम और उनकी लॉन्च डेटें भी याद रखनी है आपको। तो पहला क्या है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति। एक नीति के बारे में दिया है, इसमें पॉलिसी है ये राजस्थान हस्तशिल्पों के लिए। हस्तशिल्प जो हाथ से बना के वो अपने कई सामग्री, इनके घाट भी लगते हैं जहाँ पे सामान ये बेचते हैं। तो इनकी जो है 17 सितंबर 2022, तो 17/9/22 ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति
लागू हुई थी। और एक जो है महंगाई राहत कैंप कब शुरू हुआ था, तो 24 अप्रैल, तो याद करो, जैसे याद कर लो सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, तो उस दिन जो है 24 अप्रैल को जो है महंगाई राहत कैंप शुरू हुई थी। और कब तक चली थी ये वैसे, 30 जून तक चली थी, पर इसको जो है बाद में एक्सटेंड भी कर दिया गया था। तो आप तो ये याद रख लो कि 30 जून तक जो है, पहले फेज में जो 30 जून तक चला था, बाद में कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड किया था इसको। अब हम जो है 10 स्कीमों के बारे में देख लेते हैं महंगाई राहत कैंप में। ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया है। और ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कि पर स्कीम में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है। पहले तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कहाँ हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, जो हेल्थ बीमा होता है, जिसमें हमें 25 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, ये सबसे ज़्यादा हुआ है। और और इसके ही बराबर जो है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, क्योंकि दोनों साथ में ही मिलता है, तो दोनों के काउंट बराबर है। चिरंजीवी वाली योजना है, ये सबसे ज़्यादा है। दूसरी सबसे ज़्यादा है ये कामधेनु बीमा योजना, पशुधन बीमा। जो कामधेनु पशुधन बीमा, आपके जो है 2 पशुओं का बीमा होता है। पर पशु जो है 40,000 तक आपको बीमा मिलता है। 2 पशु 40,000 पर पशु, तो ये टोटल कितने हो गए, 80,000 हो गए। ऐसे ऐसे देख लो भले ही। तो ये याद रखना कि 40,000 पर पशु है। तो ये पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, ये कल का ही डेटा है, तो उस हिसाब से भी देख लेना। और तीसरा सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है ये राशन, फ्री राशन कार्ड, राशन की जो आपकी फूड पैकेट वाली योजना है, जो हर प्रति माह जो आपको कुछ फूड पैकेट में जो कुछ दाल चावल ये सब मिलेंगे, तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तीन सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इनमें हुआ है। और सबसे कम रजिस्ट्रेशन किस में हुआ है, ये शहरी रोजगार योजना, जो है इंदिरा गांधी की तरह जो है नरेगा की तरह जो है शहरी रोजगार योजना, 125 दिन। याद रखना कि दोनों स्कीम, नरेगा और इनमें दोनों में 125 दिन की अब कर दिया गया है। अब इसमें कैसे बंटवारा हुआ है कि 100 तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देगी सैलरी, और 25 दिन की जो है राज्य सरकार वहन करेगी। और दूसरी योजना कौन सी है, एक सामाजिक पेंशन योजना है। अब इस योजना में क्या किया, जितनी भी पुरानी पेंशन थी जिसमें 500, 750, 1500, 750 जो ये दो अमाउंट देते थे, ये हटा दिया। अब जो है हर एक में जो है मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। आपसे ये अलग से सवाल भी पूछ सकता है कि मिनिमम गारंटीड पेंशन जो है कितनी कर दी है, 1,000 रुपये। कोई भी स्कीम हो राजस्थान में, उसमें अगर पेंशन वाली स्कीम है तो 1,000 रुपये हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। और अब कौन सी बची, एक ये गैस सिलेंडर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर योजना जो आपकी बनी थी, तो इसमें 500 रुपये प्रति माह जो है आपका लगेगा गैस सिलेंडर का कॉस्ट। और दूसरा दो ये स्कीम है ऊर्जा विभाग की, जिसमें घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट पर माह, और यहाँ पे जो किसानों को 2,000 यूनिट प्रति माह, इतनी आपको जो है बिजली की छूट मिलेगी। वैसे 200 अनाउंस किया था, पर हमारी जो राजस्थान में जो अपने बिल आते हैं, वो 2 माह के आते हैं, तो इसलिए 200 यूनिट हो गए। प्रति माह जो है 100 यूनिट ही होगा, ये भी याद रखना है आपको। और एक चीज़ और है कि ये जो है आपका जन आधार से लिंक होता है। ये जन आधार से लिंक होता है, तो एक एक परिवार का एक ही जन आधार होता है, तो इससे जो है एक ही कनेक्शन को आप लिंक कर सकते हो। ये याद रखना। अब किसी के पास अगर 2-3 बिजली के कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 2-3 के सब में जो है 100 यूनिट फ्री मिलेगा। उसमें एक एक आधार कार्ड पर एक कनेक्शन पे ही उनको ये छूट मिलेगी, बाकी दोनों में कोई छूट नहीं होगी। ये इस चीज़ की जो है याद रखना है। और एक किसान वाली भी सेम है, ये भी जन आधार से जुड़ी हुई है। और ये तो वही है 10, इसमें 25 लाख तक का जो है लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है, और दुर्घटना बीमा 10 लाख। अगला है कुछ महिलाओं के बारे में, उनके और उनकी अचीवमेंट के बारे में इस सुजेस में आया था, तो इन इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ये देख लेना। तो पहला नाम है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, ये कौन थी, ये पहली महिला डॉक्टर थी 1887 में।
अब देख लो 1887 लगभग जो है 150 साल हो गए ये। 150 साल पहले जो है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो है पहली महिला डॉक्टर बनी थी। दूसरी है आरती शाह। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इंग्लैंड है वहाँ जो इंग्लिश चैनल बना है, जो ये ये इंग्लैंड हुआ, ये यूरोप हो गया, तो इसके बीच में जो चैनल है इस सी का जो है इसमें तैर के इन्होंने जो है ये पार किया था। तो पहली महिला जिन्होंने तैर के इंग्लिश चैनल पार किया था 1959 में, आरती शाह। तीसरा है रीटा फारिया पॉवेल। तो रीटा पॉवेल याद रख लो भली। रीटा पॉवेल जो है मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में, और ये पहली भारतीय और यहाँ तक कि पहली एशिया महाद्वीप में पूरे जो है ये पहली थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। तो रीटा पॉवेल। चौथी मदर टेरेसा, तो आपको पता ही है, इनको जो शांति का पुरस्कार मिला था, शांति पीस प्राइज का मिला था, और 1979 में मिला था। और ये पहली इंडियन थी और ये पहली एशियन भी थी। ये भी याद रख लेना कि पहली एशियन भी यही थी जिनको जो है जो है शांति पुरस्कार मिला था। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। अगर आपका मिलान कराने आ गया तो इसमें मिलान ही होगा इस वाले सवाल में। तो आनंदीबाई डॉक्टर हैं, आरती शाह इंग्लिश चैनल, रीटा मिस वर्ल्ड, और मदर टेरेसा तो आपको पता ही है। चांसेस ये है कि सिर्फ ये तीन ऑप्शन में ही आपको मिलान करवाएगा या गलत सुमेलित करवाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको जो है लिमिटेड एमसीक्यू करना है। वैसे सवाल तो खूब बन सकते थे, पर वो सारे सवाल जो है जो बड़ी एग्जाम होती है, आरएस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो इनमें जो है ये नहीं पूछा जाता है सब। तो हमें जो बस उन पे ही फोकस करना है। और ये आप देख सकते हो कि ना ये अकेले में ही पूछा जा सकता है, सिंगल में भी पूछा जा सकता है, और मैं तो मिलान में पूछ रहा हूँ। ये एक सवाल आपके 4 सवाल के बराबर है। अब अगर मैंने 20 सवाल करवाए हैं तो ये 80 सवाल के आपको जो है क्वालिटी आपको मिलेगी। मैंने इसलिए इसको एक जगह कर रखा कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको जो है याद रहे। पहला दे रखा है कि अब हमें जो होली के टाइप और उनके लोकेशन पूछा है कि कहाँ ये होली मनाई जाती है। तो एक रम्मत और तनी काटना, ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि रम्मत कहाँ होती है, बीकानेर में, या तनी काटना बीकानेर में। तो ये तनी काटना ये होली का प्रकार है। ये इसमें भी पूछ सकता है कि रम्मत और तनी काटना ये किसका प्रकार है, ये होली का प्रकार है या ये वाद्य यंत्र है या कुछ और है। तो इसमें इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको धीरे धीरे जो है इसमें संभावनाएं तलाशनी की इसका सवाल कैसे बन सकता है। रम्मत और तनी काटना बीकानेर में होली का प्रकार है। दो है, एक तो भाटा गेर और एक गोटा गेर। तो भाटा जालोर में गेर, ऐसे करो भाटा जालोर, और गोटा भीनमाल। तो ये दो गेर के हैं। ये भी पूछ सकता है कि भाटा गेर और गोटा गेर किसके प्रकार है, ये होली के प्रकार है। क्योंकि त्योहार तो आपके सिलेबस में है ही, तो त्योहार में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो त्योहार है किसके प्रकार है, तो ये होली है। ये गणगौर भी पूछ सकता है कि क्या है गणगौर भी मनाई जाती है, ये होली में मनाई जाती है, या ये तीज में कुछ भी हो सकता है। आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। तो भाटा गेर और गोटा गेर होली के प्रकार है। भाटा गेर जालोर में बनता है, गोटा भीनमाल में। तीसरा है रेड रमन। रेड रमन जो है डूंगरपुर में मनाई जाती है। रेड डूंगर, याद करो कि लाल कलर का डूंगर है, ठीक है, लाल डूंगर, रेड रमन। अगला, तुझे इसमें कुछ डांस दे रखी है और उनकी लोकेशन बता रखी है, तो हमें देखना है कि वो लोकेशन और डांस कहाँ पे है। और इसमें से जो है एक तो नृत्य हो गया आपका, ये नृत्य, और दूसरे जो है ये वाद्य यंत्र, और तीसरा त्योहार। इनके इनके जो है सवाल ज़्यादा आते हैं। और चौथा जो है आभूषण। इनके सवाल जो है आपने अगर प्रीवियस पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसमें हमें यही पता चलता है कि इनमें से सवाल आपके जो है
ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने 2013, 2018 और एक 2015 भी बीच में, 2015, ये 3 पेपर का एनालिसिस कर दिया है। इसका जीके, कंप्लीट जीके और कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मैंने लाइव बताया है। आपने नहीं देखा है तो आप जो है ये आरएस की जो है प्लेलिस्ट बन रखी है क्रैश कोर्स की, उसमें देख सकते हो। अब इसमें एक बचा 2021 का, वो मैं पेपर से जस्ट पहले करवाऊंगा ताकि आपका जो है कंप्लीट तैयारी हो सके। अब ये इस सवाल पे आते हैं कि चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है। ये होता है भरतपुर में। तो चरकुला, भरत, ऐसे याद करोगे, चार है, चार थे, भरत और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ऐसे याद करो कि उसमें से भरत है, तो भरतपुर में जो है चरकुला है। गैर नृत्य बाड़मेर में। और चंग या गिंदड़, चंग और गिंदड़ नृत्य शेखावाटी में। खासकर आपको चंग याद रखना है कि चंग जो है शेखावाटी में मनाया जाता है। फिर गिंदड़ कई बार पूछ लिया है, चंग के पूछने के चांसेस ज़्यादा है। गैर नृत्य बाड़मेर में, चरकुला भरतपुर में। इसको साथ साथ बोलते जाओ ताकि आपको जो है ये तैयार होते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैंने जो है आर्थिक समीक्षा की जो है एक क्लास करवा ली है, उसमें मैंने 35 हाई क्वालिटी एमसीक्यू करवाए हैं जो एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि जो आएंगे। और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आरपीएससी भी जो है एक संवैधानिक संस्था है। वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगी जिनमें डिस्प्यूट हो, और ऐसे सवाल पूछेगी जिनमें जो है उसका मान सम्मान में जो है ऐसे नहीं हो कि इन्होंने अब देखो ये पूछना, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं करेगी आरपीएससी। ढंग के सवाल पूछेगी और लोगों का जो है उनके लिए तैयार रहना चाहिए। अगला है सिंचाई परियोजना और उनके लोकेशन। सिंचाई परियोजना और उनके स्थान दे रखे थे सुजस में। सिंचाई परियोजना ये तो ज्योग्राफी में आपके जो है जो कुछ सवाल ज्योग्राफी में आते हैं, हम ढूंढते हैं कि ये जीके के सवाल है। जीके के नहीं है, ये करंट के ही है, क्योंकि करंट के जो है सुजस मैगजीन में ये दे रखा है। अब इनमें से कुछ कुछ आपको याद रखना है कि मेन तो कौन से है। एक तो ये बड़ा नया गांव, ये कहाँ पर है, ये सिंचाई परियोजना बूंदी में है। ऐसा मतलब ब से बड़ा, ब से बूंदी, बड़ा बूंदी, बड़ा बूंदी, ऐसे याद कर लो। 3-4 बार बोलोगे बड़ा बूंदी, बड़ा बूंदी, याद हो जाएगा। दूसरा है हथियादे या बैंथली, हथियादे 12, हथिया 12, हथिया 12, ऐसे याद कर लो। राइम भी कर रहा है, हथिया 12 4 बार बोलोगे तो आपको याद रहेगा। बैंथली 12, बैंथली 12, बैंथली 12। एक तीसरा है कांकरोलिया, कांकरोलिया भीलवाड़ा में सिंचाई परियोजना है, कांकरोलिया भीलवाड़ा। चौथा है पीपलदा या ईसरदा, पीपलदा और ईसरदा, ये दो परियोजना सवाई माधोपुर में है। सुजस में देखो राजस्थान गवर्नमेंट की मैगजीन है, तो जो सवाल ज़्यादातर बनते हैं ना, तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है ऑथेंटिक सोर्स ही देखती है। तो सुजस से सवाल आने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं करंट अफेयर में। वो कोई मूवल या कोई और करंट अफेयर की नई मैगजीन उठाती है। तो पीपलदा, इसरदा, सवाई माधोपुर, कांकरोलिया, ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा शायद। तो कांकरोलिया पूछने के चांसेस ज़्यादा है कि कांकरोलिया भीलवाड़ा, और एक बड़ा नया गांव याद रखना कि ये बूंदी में है। क्योंकि बाकी तो शायद आप जो है जो नॉर्मल सोर्स है आपके पास उसमें ये दे रखे हैं। तो कांकरोलिया भीलवाड़ा और बड़ा नया गांव बूंदी। अगला गंग नहर और उनकी जो शाखाएं, मेन ब्रांचेस, हमें शाखाएं बतानी, 4 शाखाएं उनमें। चारों के आपको नाम याद रखने हैं, चारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। एक तो करणी नहर है, एक समीजा नहर है, एक लक्ष्मण नारायण नहर है, एक लालगढ़ नहर है। अब इनको कैसे याद करोगे। मैंने ऐसे याद रखा कि करणी है, उनको समझाना है। क्या समझाना है कि लक्ष्मण ही लाल है। करणी समझा लक्ष्मण लाल, करणी समझाओ लक्ष्मण लाल। करणी नहर, समीजा नहर, लक्ष्मी नारायण नहर और लालगढ़ नहर, इनमें से कोई एक भी दे सकता है कि समीजा नहर जो है किसकी मेन शाखा है, किसकी मेन शाखा है गंग नहर की। या फिर सवाल आ सकता है कि गंग नहर की इनमें से कौन सी शाखाएं नहीं है। ये ऑप्शन भी आ सकता है आपको। तो 3 ऑप्शन देंगे, चौथा कोई और दे देंगे, तो उसमें आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि इसमें क्या 4 ही इसकी नहर है। तो 4 तो आपको याद रखनी है।
और अपने पास ऑप्शन भी 4 ही होते हैं, तो इसके भी पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो करणी, समीजा, लक्ष्मी नारायण नहर और लालगढ़ नहर, ये 4 नहर है, किसकी है? गंग नहर की। अब जो इंदिरा गांधी कैनाल है आपकी, आईजीएनपी कैनाल, इनमें जो आपके 7 जो है प्रमुख नहरें हैं, 7 नहरों को जो है दक्षिण से उत्तर में मिलाना है आपको। ये ये जो है नया तरीके का सवाल मैंने बनाया है, क्योंकि नहर तो लोगों ने ट्रिक बना के आपको याद करा दी होगी कि ऊपर तो 2 के होगा, बीच बीच में जो है तेजा जी हो जाएंगे, और नीचे जो है नीचे 2 जे होंगे, और नीचे से ये केटी बनेगा। आपको एग्जाम में केटी लगती है ना एग्जाम में, या अगर आपने केटी नहीं लगी तो स्कूल में आपको जो है पीटी करवा देंगे, पीटी केटी। तो ये 7 नहर है। एक तो चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम हो गया, और दूसरा है कंवर सेन। याद रखना कि यहाँ कंवर सेन है और करणी सिंह जो है नीचे है, कंवर ऊपर है, करणी नीचे। और फिर पन्नालाल भारूपाल जी, तेजा जी, और एक करणी सिंह जी, जाम्बेश्वर जी, गुरु जाम्बेश्वर जी, और जयनारायण व्यास जी। तो इनको जो है नीचे से ऊपर की तरफ मिलाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कुंभा। ये आराम से शांति से देखना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके, क्योंकि इसमें एक आपने तुक्का गलत लगाया तो आपका निगेटिव मार्किंग है, और ये आपके आसान सवालों में आता है। सवाल जो आसान है उनमें आपको थोड़ा जो है शांति से करना है। क्या आसान सवाल जो है, अगर 10 लोग आसान सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनमें से अगर 7 लोग दे रहे हैं और इनका सही जा रहा है, 3 जो है उनको अपनी अपनी गलती की वजह से जो है गलत करते हैं, तो इनके बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आसान सवाल आपको गलत नहीं करना है। अब इनमें पहला ऑप्शन देखा दे रखा है कुंभाराम नहर, नहर पन्नालाल, तो ये तो जो है सीक्वेंस में ही चल रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा है तेजा जी, फिर ऊपर पन्नालाल भारूपाल, कंवर सेन और कुंभाराम, तो ये वाला इसका आपका आंसर हो गया। अब देख लो, तेजा तेजा जी, पन्नालाल भारूपाल, कंवर सेन और कुंभाराम, नीचे इनके दे रखे चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल भारूपाल, तेजा जी, करणी सिंह, जम्बेश्वर जी, जयनारायण व्यास जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको जो फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगला, नर्मदा नहर की कौन सी कैनाल नहीं है? ऑप्शन देखना, नहीं है। नर्मदा से जो है कुछ कैनालें जो है ऊपर की तरफ आती है, जिसे जो है जालौर और बाड़मेर को जो है पानी की व्यवस्था मिलती है, सांचौर को भी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नहर जो है हमें फायदा नहीं दे रही। तो एक तो याद रखना, ये पनेरिया है, भादरेड़ा है और सांचौर है, ये 3 नहर है। समीजा नहीं है। समीजा किसकी, अभी भी मैंने पढ़ाया था, ये गंग नहर की है। तो पनेरिया, भदरेड़ा, सांचौर, और ये समीजा नहीं है। सांचौर तो आपको पता है कि सांचौर जालोर ये है ही। दो और याद रखना ना, पनेरिया और भादरेड़ा। तो मैंने क्या याद रखा है कि भादो, भादो में पानी यानी कि सावन, पानी का बरसात होती है, तो भादो में पानी बरसेगा। सांचौर तो ही, ये 3 है। कैसे भी याद कर लो, मैंने ऐसे याद रखा है कि पानी और भादव भादव का रिलेशन है, तो ये दोनों तो रहेंगे ही। और एक जो है सांचौर जो नया जिला बना है वो भी आ गया। ये 3 है जो है नर्मदा नहर की लिफ्ट कैनाल है, जो राजस्थान को पानी देती है। अगला, जो मई सूचे से जो है उसमें वाटर सेंसस भी दिया है आपको, वाटर की जो है कुछ डेटा, अच्छे खासे डेटा दिए हैं, और ये आपको डेटा जो है मेंस में भी काम आएगा। आपको रट लेना है ये चीज़, क्योंकि एक बड़ा सवाल आपको जो है इसमें पक्का बनेगा। तो अभी पहला से पहला क्या कह रहा है कि राजस्थान का भूजल जो है भारत का 1.72, 1.72% जो है भूजल राजस्थान में है। तो 1.72 कितना है भूजल है, तो मैंने कैसे याद रखा है, 72 भूजल। हिंदी का 72 का ब होता है आपको, ब भूजल। और राजस्थान का जो सतह जल है, सतह जल में कितना है, 1.16। तो 16 सतह, 16 सतह, 1.16 सतह। 1% भी है, ये पहला ये याद रखें कि 2% से दोनों कम है। ये भूजल जो है राजस्थान में
भूजल हो या सतह जल, दोनों ही जो है राजस्थान का 2% से भी कम है अपने पास। और हमारी जो दोहन क्षमता है, जो भूजल हम जो जिस तरह से यूज कर रहे हैं, वो 150% है। अब 150 याद कर लेना, 151 भले ही 150% हमने 1.5 गुना जो हम जो है ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं। यानी अगर भूजल में अगर 1 लीटर है तो हम जो है 1.5 लीटर ढोल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जो हमें काबू भी रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। तो अभी जो है जितनी भी कैनालों वैनालों को जोड़ने का जो परियोजना है, उनको भी आप देख लेना, क्योंकि वो जो है पानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2024 तक जो है हर घर हर जल जो योजना है, जो नल नल कनेक्शन जो है हर घर में देने वाले हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना आप। ये आपको जो है पानी की व्यवस्था करवाएगी राजस्थान में। ऐसी योजनाएं जो आम जन को जो है बड़ी जनता को अफेक्ट करती है, उनके सवाल पूछे जाने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला, वर्तमान सिंचाई स्थिति, कि राजस्थान में सिंचाई का स्थिति क्या है, डेटा क्या है। तो राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है वो 39.7 लाख हेक्टेयर है। तो 39.7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो वृद्धि कितनी हुई है, तो 710 हेक्टेयर, मात्र 710 हेक्टेयर ही है। ये 1000 से भी कम है, 1000 हेक्टेयर भी नहीं हुआ है। 710 हेक्टेयर में ही सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, क्योंकि ज़मीन का आपको पता ही है कि खेती वाली ज़मीन जो है लोग उसको कन्वर्ट करके जो है उसमें प्लॉटें बना रहे हैं। तो उसके वो भी कारण है। अब दो डेटा जो है देश की कंपैरिजन में दे रखा है, कि देश का जो है जो 100% का जो इरिगेटेड लैंड है, सिंचित क्षेत्र है, उसमें राजस्थान का शेयर कितना है, 9.2%। और वहीं कृषि योग्य भूमि, तो 100% कृषि योग्य भूमि है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो राजस्थान में कितनी है, 13.87% है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कृषि योग्य भूमि तो हमारे पास ज़्यादा है, ये ज़्यादा है हमारे पास, पर हम जो सिंचाई कर रहे हैं वो सिर्फ 9.2% एरिया में ही कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है अभी भी 4% जो है भारत का लैंड, 2013 देख लो, 4.5 लगभग जो 4.5% जो है लैंड, अब हम जो है इस पर सिंचित सिंचाई अभी भी की जा सकती है। हम अगर नए साधनों का, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और पानी की व्यवस्था, एक तो साधन, दूसरा पानी, ये दो की व्यवस्था हम कर लेते हैं, तो इतना प्रतिशत क्षेत्र जो है और सिंचित किया जा सकता है, और इससे जो है किसानों को भी फायदा होगा। अगला, राजस्थान में कितनी नदी बेसिन है। नदी बेसिन आपको पता है कि एक नदी बह रही है, इसमें कई सारी जो है दूसरी नदी आके जुड़ती है, तो ये जो पानी का क्षेत्र पूरा मिला के है, तो ऐसे कितने हैं जो ये पानी का क्षेत्र बनाते हैं। तो नदी बेसिन राजस्थान में है 13। वैसे कई जगह आप जो है 14 पढ़ते हो, तो 14 नहीं पढ़ना है आपको, आपको 13 ही याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान का जो है सूजस में ऑथेंटिक डेटा की तरह इसको माना जाएगा। कि अगर डिस्प्यूट होगा तो हम जो है इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। किसी कोचिंग क्लास के आपको नोट्स को नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये सूजस क्या कह रहा है, राजस्थान की सरकार क्या कह रही है। तो 13 नदी बेसिन है। अगला, राजस्थान में जो है कुछ वाटर ब्लॉक या जलखंड जल ब्लॉक बने हैं, तो उनमें पूछ रहा है कि कौन सा खारा नहीं है, खारा जल ब्लॉक नहीं है। 302 जल ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से 38 तो पीने योग्य है, 219 जो है, 219 अति दोहित है, जो पीने योग्य बिल्कुल खराब ही हो गया है। और 3 ऐसे हैं जो खारे हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से खारा कौन सा नहीं है। तो तारानगर चूरू है, पचपदरा बाड़मेर नहीं है, खाजूवाला है, और अवसर है। ये 3 ऐसी जगह जहाँ पे पूरा का उनका जो पूरा वाटर ब्लॉक एरिया है, वो पूरा खारा खारा या फिर सलाइन हो गया है, नमकीन हो गया, नमक वाला जैसा पानी हो गया है। तो तारानगर चूरू में, खाजूवाला बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़। तारा, खाजू, रावतसर, जैसे किसी, ये याद कर लेना, ये पूछने का है इस बार, क्योंकि इन्होंने जो जल के ऊपर जो है अलग से ही एक मैं पूरी सूजस एक बनाई है इन्होंने, और पचपदरा बाड़मेर में नहीं है। अगर इन दोनों को मिला लो, तो जो है 222 जलखंड ऐसे हैं जो
जिनके पीने योग्य पानी लगभग जो है बिल्कुल है ही नहीं, मतलब एकदम खराब ही हो गया है। 3 तो खारे हो गए और 219 भी ठीक ठाक नहीं है, बहुत क्रिटिकल में चल रहा है। 302 का अगर 222 करे तो ये लगभग जो है 75% ऐसा एरिया है अपने राजस्थान में जिनमें पीने योग्य पानी हम नहीं मानते हैं। और इनमें जो है 7 ऐसे खंड है, 7 ऐसे जिले हैं जिनके जो है सारे के सारे ब्लॉक, जिनके सारे ब्लॉक के पानी पीने योग्य नहीं है। जिसमें कुछ तो मेरे को याद है कि चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू है, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे अजमेर है, तो यहाँ पे जो है पीने योग्य पानी नहीं है ये। इनके सारे ब्लॉक के पानी खराब हो गए हैं। तो नीचे देख लेना, 75% पानी ब्लॉक है, 219 प्लस 3, टोटल 302 भी याद रखना। तो ये लोग लगभग जो है 222 हो गया। तो ये 75% पानी पीने योग्य नहीं है। ये याद रखना कि 38 जल ब्लॉक अभी भी है, सुरक्षित है जो। तो इसमें ज़्यादातर जो ब्लॉक है आपके कोटा बूंदी और उस तरफ के ही है, झालावाड़ वाले, यहाँ पे जो है पानी पीने योग्य अभी भी है।